हेलो एवरीवन, मैं कविता और हमने स्टार्ट की थी साइंस एनसीईआरटी की श्रृंखला। और किस उद्देश्य से की थी कि हम अपनी जनरल साइंस को बेहतर करेंगे। आशा है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था आपने उसे ध्यान से पढ़ा है और समझने की भी कोशिश की है। तो अब इससे जो हमारी श्रृंखला है उसके अंदर आज हमारा जो ये लेक्चर है वो है 4th, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो दोस्तों आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि वस्तु क्या होती है। हमारे चारों ओर के वे पदार्थ जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम वस्तु कहते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह हम किस आधार पर बना सकते हैं, जैसे कि उनके रंग, आकृति, आकार आदि के आधार पर हम वस्तुओं को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम उनके जो है कोमलता, कठोरता, उनके आधार पर उनको विभाजित कर सकते हैं। और फिर आगे हम इन पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थों में कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे दिखावट के आधार पर पदार्थों में कौन से गुण होते हैं। कुछ पदार्थ जो है वो दिखने में दूसरे पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कि लकड़ी एकदम लोहे से बिल्कुल अलग होती है। इसी प्रकार हम कठोरता के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और कुछ पदार्थ कोमल होते हैं। और इसमें फिर पढ़ेंगे हम विलेयता के बारे में और जानेंगे कि कुछ पदार्थ पानी में विलेय होते हैं तो कुछ पदार्थ पानी में विलेय नहीं होते हैं। और वस्तुओं का जल में तैरना तथा डूबना तथा पारदर्शिता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो हम इस जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की रंग, आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हम अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि ये है रेलगाड़ी है, साइकिल है, बैलगाड़ी है, कुर्सियाँ हैं, बर्तन है, जो भी देखते हैं उनकी आकृति और रंग अलग अलग होते हैं। इनके जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ पदार्थ प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ लोहे के, कुछ स्टील के। इसी प्रकार उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी इस सूची में हम किसको ले सकते हैं? गोल आकृतियों में हम किसको ले सकते हैं? इसमें हम विभिन्न प्रकार की गेंदों को ले सकते हैं, जैसे कि रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित कर सकते हैं। यदि हमें अपनी इस सूची के अंदर हमें लगभग गोल वस्तुओं को शामिल करना हो तो हम किसे करेंगे? सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मद्दों को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमें अध्याय 1 में पढ़ा था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की हमने सूची अभी बनाई है उनमें कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी हुई वस्तु हैं उनका एक समूह बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम किसको रखेंगे? बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप यानी नालियाँ, इन सभी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने में बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ के वे बने हैं के आधार पर बांटा है। मतलब हम जो ये है पदार्थ है उनको उनके समूह में अलग अलग तरीके से बनाए, जैसे उनके आकार के आधार पर कि गोल गोल वस्तुओं को एक तरफ से रख दिया, बेलनाकार वस्तुओं को एक तरफ रख दिया। इसी प्रकार हमें ये किस पदार्थ की बनी है उसके आधार पर भी इनको अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक वाली वस्तुओं को हम अलग रख सकते हैं और लकड़ी की बनी वस्तुओं को हम अलग रख सकते हैं, स्टील की बनी वस्तुओं को हम अलग रख सकते हैं। तो हम वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। वे पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़, पंख तथा मर्दा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं?
तो इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है। अब हम अपने चारों ओर जितनी भी संभव हो सके उतनी वस्तुओं को एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग में होने वाली एक वस्तु को ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, झाड़न यानी डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, आरा, बेट यानी बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, ये सभी हो सकते हैं। तो वस्तुओं के एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, उन्हें अपनी कक्षा के अंदर ला नहीं सकते। जैसे कि दीवार को हम कक्षा के अंदर नहीं ला सकते, उन्हें अपने सूची में शामिल कर सकते हैं। वृक्ष को नहीं ला सकते, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, इनकी सूची ज़रूर बना सकते हैं हम इन्हें, पर हम इसे कक्षा में नहीं ला सकते। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी की बनी होती है। जो हमने ये एकत्रित की थी ना सामग्री, जो अपने घर से लेके आए थे या विद्यालय से ली थी, उनमें से हमें क्या करना है, कुछ जो है उनको एकत्रित करना है। जैसे कि कागज़ तथा लकड़ी की बनी वस्तुओं को एक तरफ रखना है और जो बाकी बची वस्तुएं हैं उन्हें एक तरफ रखना है। उन्हें 2 समूहों में विभाजित करना है। इस प्रकार सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित की गई सभी सामग्रियों को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। जो हमने ली है वस्तु वो किन पदार्थों की बनी है उनको लेकर हमें एक सारणी बनानी है। इतनी लंबी सारणी बनाना जितनी की वस्तुएं संभव हो, हमारे पास जितनी वस्तुएं संभव है उनकी हमें सारणी बनानी है। इतनी लंबी सारणी बनाना है। उन सभी वस्तुओं के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई सभी वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। जैसे कि हमारी इस सारणी में कुछ वस्तुएं दी गई हैं और हम आगे दिया गया है कि ये किन किन पदार्थों की बनी होती है। जैसे कि प्लेट है, ये इस्पात की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है या फिर अन्य किसी भी पदार्थ की बनी हो सकती है। उसी प्रकार जो पेन है वो प्लास्टिक का भी बना हो सकता है और धातु का भी बना हो सकता है। अब कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है जिसके अतिरिक्त जानकारी दी गई और अधिक पदार्थों की सारणी कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन सभी वस्तुओं पर विचार कीजिए जो मुख्यतः उन्हीं पदार्थों से बनी हो जिन्हें हमें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों में हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तु विभिन्न पदार्थों की बनी होती हैं। कई बार तो वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। जैसे कि हमने सारणी में देखा, जो पहली सारणी उसमें हमने देखा कि प्लेट ये कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है, ये विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है। उसी प्रकार जो सारणी ये 4.2 दी गई है, इसमें एक पदार्थ से बहुत सारी वस्तुएं हम बना सकते हैं। जैसे कि लकड़ी से हम कुर्सी भी बना सकते हैं, मेज़ भी बना सकते हैं, बैलगाड़ी भी बना सकते हैं और इसके पहिए भी बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमें लकड़ी से बना सकते हैं। इसी प्रकार जो कागज़ है उसे हम बहुत सारी जो है वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। और नेक्स्ट है चमड़ा से हम जूते भी बना सकते हैं, बैग भी बना सकते हैं और अन्य भी काम में आने वाली वस्तुएं हम इससे बना सकते हैं। प्लास्टिक से हम बाल्टियाँ बना सकते हैं, टब बना सकते हैं, लंच बॉक्स बना सकते हैं। इसी प्रकार रुई से हम गद्दे बना सकते हैं, रजाइयाँ बना सकते हैं, वस्त्र बना सकते हैं। तो इसके अंदर यही दिया गया है। तो अब नेक्स्ट है पदार्थों के गुण। देखते हैं कि पदार्थों में कौन कौन से गुण होते हैं।
तो पदार्थों में आपने अभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः ध्रुवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होगा। गिलास को बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा अन्य किसी भी पदार्थ की आवश्यकता होगी जो कि जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए भी कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, जैसे कि दिखावट। यहाँ पर दिखावट के बारे में बताया गया है कि कुछ जो पदार्थ हैं दिखावट में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। जिसकी लकड़ी है वो लोहे से एकदम अलग दिखाई देती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। इसी प्रकार प्लास्टिक है वो इनसे अलग दिखाई देती हैं। तो हम देखते हैं कि पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे कि लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। जो लकड़ी होती है वो लोहे से एकदम अलग दिखाई देती है ना। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देते हैं। जो लोहा होता है वो तांबे और एल्युमिनियम से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती। जो लकड़ी है वो इनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चौक के छोटे टुकड़ों को एकत्रित कीजिए। इनमें से कोई चमकीला दिखाई पड़ता है। चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसके अंदर ये दिया गया है कि जो विभिन्न पदार्थ हैं उनको इकट्ठा कीजिए। जैसे कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चौक के छोटे टुकड़ों को, और फिर इनमें से जो चमकीली दिखाई पड़ने वाली जो वस्तुएं हैं उनको अलग से पृथक कीजिएगा। अब जैसे कि आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें। ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आप क्या पाएंगे? इनमें से कुछ पदार्थों के ताजे जो कटे पृष्ठ हैं वो चमकीले होते हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कर सकते हैं। क्या आप अन्य पदार्थों में इस प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से उन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ करते हैं कीजिए तथा द्युतिहीन तथा द्युतिविहीन, द्युतिवान तथा द्युतिहीन मतलब चमक वाले और चमकहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप इन पृष्ठों को रेगमाल रगड़कर भी देख सकते हैं कि इनमें चमक है अथवा नहीं है। इन पदार्थों जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्राय धातु कहलाती हैं। जैसे हमने कुछ जो पदार्थ इकट्ठे किए थे उनको हम काट कर देखते हैं या फिर उन्हें रेगमाल से रगड़ कर देखते हैं। जिन पदार्थों में चमक हमें दिखाई देती है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातु बहुधा अपनी चमक खो देते हैं। कुछ जो धातु होते हैं वो अपनी चमक खो देते हैं और चमकहीन दिखाई देने लगते हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे कि लोहा है वो नमी के कारण उन पर जंग लग जाता है, उसके कारण हमें चमक उसमें दिखाई नहीं देती। और जैसे ही हम लोहे को काटते हैं या रेगमाल से उसे रगड़ते हैं तो उसके अंदर चमक दिखाई देने हमें लगती है। इस प्रकार तो कुछ जो पदार्थ होते हैं वो नमी के कारण अपनी चमक खो देते हैं। ये सब किसके कारण होता है? इस भी हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके कारण ये सब होता है। इसलिए हमने केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही जो है चमक दिखाई देती है। अब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और ये देखें कि इसमें जो है चमक है अथवा नहीं है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि इसमें हमने पदार्थ का जो गुण था दिखावट वाला, उसके अंदर हमने
धातु के बारे में पढ़ा कि धातु की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। पदार्थों की उनकी चमक के आधार पर हमें जो है धातु की पहचान कर सकते हैं। और कठोरता, इसका नेक्स्ट जो गुण है वो है कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना यानी संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। हम जैसे विभिन्न पदार्थों को लेते हैं अपने हाथ में, तो उन कुछ को दबाना तो बहुत आसान होता है और कुछ को दबाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि एक हाथ में हमने स्पंज लिया और दूसरे हाथ में हमने लोहे की कोई छड़ ली, तो जो स्पंज है उसको हमने आसानी से दबा दिया और जो लोहे की छड़ है उसको दबाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, उसको हम नहीं दबा पाते। धातु की एक लंबी चाबी लीजिए तथा इसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। धातु की एक चाबी लीजिए और उसे जो विभिन्न पदार्थ हैं जैसे कि एल्युमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक तथा अन्य कोई भी पदार्थ है उनके पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास करना है। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है यानी खरोंचा जा सकता है वो क्या होते हैं? कोमल होते हैं। जबकि कुछ पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं उनको हमें जो चाबी ली है धातु की उसे आसानी से खरोंच सकते हैं और हाथ से आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, तो वैसे वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे हम आसानी से ना तो खरोंच सकते हैं ना उन्हें दबा सकते हैं, वो क्या होते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज क्या है? कोमल है। रुई को हम आसानी से दबा सकते हैं, उसी प्रकार स्पंज को भी हमें आसानी से दबा सकते हैं। जबकि लकड़ी कठोर है और लकड़ी को हम आसानी से नहीं दबा सकते ना, वो लकड़ी कठोर है। इसी प्रकार लोहा भी कठोर है। दिखावट में पदार्थों के गुणों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि धुती यानी चमक, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरापन अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? अब देखते हैं विलेय अथवा अविलेय। पढ़ते हैं कि कुछ इसमें विलेय अथवा अविलेय हम देखेंगे कि कुछ पदार्थ जो है वो पानी के अंदर विलेय होते हैं यानी पूरी तरह से घुल जाते हैं, और कुछ पदार्थ जो हैं वो अविलेय होते हैं, पानी के अंदर पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ कहते हैं। तो इसे जो है एक क्रियाकलाप के माध्यम से हमें समझते हैं। कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू यानी रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने इकट्ठे कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास को लगभग 2 तिहाई भाग में जल भरिए। हम इन सब पदार्थों को लेकर 5 गिलास लेते हैं और उन्हें 2 तिहाई भाग में पानी भरते हैं। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ को मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए यानी हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो अब देखते हैं कि जो जल में हमने पदार्थ मिलाए थे उनका क्या होता है। अब देखते हैं नमक जो हमने गिलास में लिया था वो क्या होगा? पानी के अंदर पूर्णतः विलुप्त हो जाएगा यानी घुल जाएगा। जो नमक जो है वो पानी में घुलनशील है तो वो पानी में घुल जाएगा। इसी प्रकार चीनी देखते हैं कि जिस गिलास में हमने चीनी ली थी वो पूर्णतः घुल जाती है, अर्थात चीनी जो है जल में पूर्णतः पूर्णतः लुप्त हो जाती है, अर्थात ये जो है वो क्या है? वो विलेय है। इसी प्रकार बालू जो पानी में नहीं घुलती है तो इसका मतलब ये विलेय नहीं है। चौक का पाउडर पूरी तरह से पानी में विलीन नहीं होता है, इसका मतलब ये भी विलेय नहीं है। लकड़ी का बुरादा जो है वो भी पानी के अंदर विलेय नहीं होता है अर्थात लुप्त नहीं होता है, इसलिए ये भी पानी में अविलेय है। अब आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए हैं,
हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ विलेय हैं, अर्थात पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं, अर्थात ये जल में अविलेय हैं। तो जो पदार्थ जल में आसानी से विलेय हो गए हैं, घुल गए हैं, वो क्या होते हैं? विलेय। और जो पदार्थ जल में घुले नहीं हैं यानी लुप्त नहीं हुए, वो क्या है? अविलेय। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो सकते हैं? अब देखते हैं कि कुछ द्रव है वो क्या जल में विलीन हो सकते हैं। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे, जैसे कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए तथा इसमें 1 चम्मच भरकर कोई भी द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल में मिश्रित हो गया है। जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ यह परीक्षण कीजिएगा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव्य जो है जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य है जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो हमने जो पदार्थ लिए थे वो पानी के अंदर विलेय होते हैं अथवा नहीं होते हैं। जैसे कि द्रव्य के अंदर है सिरका, ये देखते हैं कि भली भांति मिश्रित होता है अथवा नहीं। सिरका जो है वो पानी में भली भांति मिश्रित हो जाता है। इसी प्रकार जो नींबू का रस है वो पानी के अंदर भली भांति मिश्रित हो जाता है। जो सरसों का जो तेल है पानी के अंदर मिश्रित नहीं होता है, वह पानी के ऊपर अपनी एक अलग परत बना लेता है। नारियल का तेल, इसी प्रकार नारियल का तेल भी पानी के ऊपर अपनी एक अलग परत बना लेता है, वह पानी के अंदर विलेय नहीं होता है यानी मिश्रित नहीं होता है। इसी प्रकार जो केरोसिन का तेल है वो भी जल के अंदर विलेय नहीं होता है, वो भी अपनी एक जो पानी की सतह के ऊपर अपनी परत बना लेता है। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं अथवा पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो नेक्स्ट गुण है इसका वो देखते हैं कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। कुछ वस्तुएं जो है वो जल में डूब जाती है जबकि कुछ वस्तुएं हैं वो जल में तैरती हैं। इसके बारे में हम देखेंगे। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में हमने अपने कुछ द्रवों में के साथ ऐसा करते देखा। इसमें कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप उसी तालाब में फेंकते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो ये चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे कि तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूबते हैं। यह देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? अब जो इसके अंदर नेक्स्ट जो दिया गया है इसका गुण है वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता के आधार पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पारदर्शी होती हैं जिनके आधार पर हम देख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ वस्तुएं जो है वो अपारदर्शी होती है जिनके आर पार हम देख नहीं सकते। और जो एक इनका अलग भाग है वो होता है पारभासी, जो पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का होता है, जिसके अंदर आर पार हम देख तो सकते हैं पर उन्हें स्पष्ट नहीं देख सकते, धुंधला धुंधला देख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पारभासिता। तो चलो हमें पारदर्शिता को पढ़ते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को क्यों नहीं चुना?
क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे में से आपको देखकर आपका पता लगा सकता है। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, या फिर जिनके आर पार प्रकाश गुजर सकता है वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें हम किसको शामिल कर सकते हैं? जल, कांच, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार जो है वो बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, यानी जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजरता है। इन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जिनके आर पार प्रकाश नहीं गुजरता, उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा जो धातु हैं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शिता अथवा अपारदर्शिता के समूह में विभाजित कर सकते हैं? क्या अब आप इन वस्तुओं को पारदर्शिता तथा अपारदर्शिता के समूह में विभाजित कर सकते हैं? क्या आपको समझ में आया कि पारदर्शिता और अपारदर्शिता क्या होती है? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी प्रकार जो क्रियाकलाप 6 है उसके बारे में हम जानेंगे कि कागज़ की एक शीट लीजिए और उसे होकर किसी प्रदीप्त यानी बल्लभ को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने के तेल यानी मक्खन की डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्लभ को दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्लभ हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इसे चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो अब दोस्तों अब हम क्या समझे कि पारभासी वस्तुएं किन्हें कहते हैं? जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जैसे कि हमने जो कागज़ लिया था उस पर तेल की कुछ बूंदें डाली, उसको हम बल्ब के सामने लेकर गए तो जलते हुए बल्ब के सामने लेकर गए तो हमने देखा कि वो हमें दिखाई दे रहा है परंतु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है पारभासी। ना तो हम इसे स्पष्ट रूप से देख पाए और ना उसे बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है कि हम उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए, तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे इस तेल या धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों पर वसा के लिए परीक्षण करने के लिए किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों की अपारदर्शिता, पारदर्शिता तथा पारभासिता के रूप में समूह में बांट सकते हैं। अब हम पदार्थों को जो उनकी प्रकाश गुजरने के आधार पर अथवा पारदर्शिता, अपारदर्शिता तथा पारभासिता के समूह में भी बांट सकते हैं पदार्थों को। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि यह हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थ की अपनी विभिन्न दिखावट होती है तथा इनका जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने का ढंग भिन्न भिन्न होता है। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों के समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो हमने क्या सीख लिया? इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा है कि पदार्थ अपनी विभिन्न दिखावट होती है। पदार्थ की जो दिखावट होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि हमने देखा लकड़ी अलग दिखती है, लोहा अलग दिखता है, एल्युमिनियम अलग दिखता है तथा जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग
कुछ पदार्थ जो है वो जल में मिश्रित हो सकते हैं, कुछ पदार्थ जल में मिश्रित नहीं हो सकते। इसके बारे में भी हमने इसे जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर सीखा है। और जल के तैरने अथवा डूब भी सकते हैं, उसके बारे में भी हमने सीखा है। और पारदर्शिता, अपारदर्शिता तथा पारभासी के बारे में भी हमने इस चैप्टर के अंदर जाना है। तो इस आधार पर हम पदार्थों के अलग अलग समूह बना सकते हैं। हमने पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दैनिक जीवन में प्राय हमने पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इसी प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो तथा इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो अब हम सारांश में देखते हैं कि इस जो लेक्चर है हमारा, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। हमने जाना कि हमारे जो चारों ओर की वस्तुएं हैं वो अनेक प्रकार के पदार्थों की बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने यानी मसूड़। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। तो कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ विलेय नहीं होते हैं यानी अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों के गुणों में समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज हमने ये जो क्लास 6 का 4th लेक्चर है वो कंप्लीट किया। आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।